वेलकम टू एडवांस सीरीज ऑफ पाइथन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पाइथन की इंट्रोडक्शन। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा पाइथन का, जहाँ से हम देखेंगे पाइथन के प्रोग्राम्स को कैसे रन किया जाता है, क्या उसके बेसिक सिंटेक्स हैं, कैसे डेटा टाइप्स डिफाइन की जाएंगी, कैसे डेटा स्टोर किया जाएगा वेरिएबल्स में, और कौन कौन से इसमें डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारे हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो पाइथन जो है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। हाई लेवल का मतलब होता है कि जैसे 3 तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल, एक मिड लेवल और एक हाई लेवल। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जो हार्डवेयर डिपेंडेंट होती हैं। जैसे आपके लैपटॉप के ड्राइवर्स किसी दूसरे लैपटॉप पे नहीं चल पाएंगे, राइट, जो कि हार्डवेयर के ऊपर स्पेसिफाइड है। ये नहीं कि अगर आपका HP का लैपटॉप है, उसके जो ड्राइवर्स हैं लाइक ऑडियो वीडियो लैन वैन, वो आपके डेल के लैपटॉप पे चलेंगे, राइट। सो वो जो ड्राइवर डेवलपमेंट होती है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग होती है। इसके बाद आती है मिड लेवल। मिड लेवल होती है जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। जैसे एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर आप बहुत सारी एप्लीकेशंस बनाते हो जिसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों डिपेंड करते हैं। लाइक जो भी एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर आती हैं, चाहे आप कोई भी वॉशिंग मशीन की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, AC की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, दैट कम्स अंडर मिड लेवल लैंग्वेज। उसके बाद आती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जो हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, दे आर सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट। मतलब मैं जो पाइथन की प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ वो मेरे i3 में चलेगी, i5 में चलेगी, i7 में चलेगी, डुअल कोर में चलेगी, चाहे पेंटिनम 4 हो, कुछ भी हो, तो मेरी जो पाइथन है वो उस पर रन हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज़ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये नहीं कि आप कौन सा OS यूज़ कर रहे हो, कितनी रैम यूज़ कर रहे हो, कितनी हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हो, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। कौन सी चिप यूज़ कर रहे हो, कौन सा बोर्ड यूज़ कर रहे हो, आप इंटेल का बोर्ड यूज़ कर रहे हो, गीगाबाइट का बोर्ड यूज़ कर रहे हो, तो उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, राइट। सो जो पाइथन है ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको 1991 में जो है वो लॉन्च किया गया था। फर्स्ट रिलीज इसका आया था, और ये बहुत ही स्केलेबल लैंग्वेज है और ये सर्वर साइड के ऊपर ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। तो अगर आप कोई वेब सर्वर बना रहे हैं, वहाँ पे एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि पर्ल है, ऐसे ही पाइथन है, ये सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो सर्वर साइड के ऊपर काम करती हैं। इसको विंडोज़, लिनक्स, मैक किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ कर सकते हो। विंडोज़ में पाइथन जो है वो एज अ डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन अगर लिनक्स और मैक की बात करेंगे तो वहाँ पे पाइथन पहले से इंस्टॉल की होती है। उसमें पाइथन 2 एंड पाइथन 3 दोनों ही यूज़ की जाती हैं। एंड अब अगर हम देखें इसके कुछ फीचर्स के बारे में, तो बहुत ही ये सिंपल है और बहुत ही इजी वे में इसका कोड लिखा जाता है। दूसरा, इसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली इसको रन कर सकते हो। नॉर्मली C++ में क्या होता था कि हमें पहले जो भी कोड लिखते थे उसको हमें कंपाइल करना पड़ता था। कंपाइल करने के बाद उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनती थी, देन उसको रन किया जाता था। इसमें आप डायरेक्टली कोड को रन कर सकते हो। दूसरा, इसमें डायनेमिकली टाइप है, मतलब आपको कोई भी डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उसमें बताना पड़ता था कि ये इंटीजर वेरिएबल है, ये फ्लोट वेरिएबल है, ये करैक्टर वेरिएबल है, इसमें आपको डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ, उसमें करली ब्रैकेट होती थी। अगर कोई भी कोड मेरे को किसी उसमें ऐड करना है, किसी ब्लॉक में ऐड करना है, तो ब्लॉक्स को डिफाइन करते थे हम यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर, लेकिन यहाँ पे वो इंडेंटेशन आ गई है। अब ये क्या होती है, आपको एट द एंड इस सेशन के बाद क्लियर हो जाएगा ये क्या चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद बहुत सारी लाइब्रेरीज इसमें पहले से ही डिफ़ाइन की गई हैं। फंक्शंस, फाइल हैंडलिंग्स, नेटवर्किंग की लाइब्रेरीज, पहले से ही बहुत सारी इनबिल्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं जो इसके साथ आती हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है ये, और इसके साथ आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको वेब डेवलपमेंट करनी है तो आप Django और फ्लास्क का फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो। अगर आपको साइंटिफिक कंप्यूटिंग करनी है तो NumPy, SciPy जैसी लाइब्रेरीज़ हैं। डेटा एनालिसिस के लिए हमारे पास पांडास है। मशीन लर्निंग के लिए हमारे पास scikit-learn है। उसके बाद डीप लर्निंग के लिए हमारे पास केरास, टेंसरफ्लोज ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं। कंप्यूटर विजन की लाइब्रेरी हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की लाइब्रेरीज़ हैं। बहुत सारी लाइब्रेरीज़ यहाँ पे थर्ड पार्टी अवेलेबल हैं। तो ये तो होगी पाइथन की इंट्रोडक्शन, उसके क्या फ़ीचर्स हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपनी पाइथन की प्रोग्रामिंग को। तो सबसे पहले हमने पाइथन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल ऑलरेडी मैं आपको लास्ट की वीडियोस में बता चुका हूँ कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो python.org की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ के जाके आप पाइथन को डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आप डेवलपमेंट करने के लिए कोई भी एनवायरनमेंट यूज़ कर सकते हो। आप IDEs कोई भी यूज़ कर लो, आप आइडल यूज़ कर लो, पाइचाम यूज़ कर लो, स्पाइडर यूज़ कर लो, VS कोड यूज़ कर लो, या जुपिटर नोटबुक यूज़ कर लो। तो मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं या कैसे जुपिटर नोटबुक को यूज़ करना है, ये कैसे मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, तो आप मेरे पिछला सेशन देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने कंप्लीट डिफाइन किया हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रोग्राम को। तो पहला प्रोग्राम है हमारा हेलो वर्ल्ड का। अगर आपको पाइथन में कुछ भी प्रिंट करना है तो उसके लिए हमारे पास एक प्रिंट स्टेटमेंट है। आप जैसे ही यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, पीछे ये क्लोज हो जाएगी। उसके बाद डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखोगे ये एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आप चाहे डबल कोट्स यूज़ करो, आप चाहे सिंगल कोट्स यूज़ करो, आप चाहे यहाँ पे ट्रिपल कोट्स यूज़ करो, आप किसी भी
फॉर्मेट में यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। तो जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, राइट। तो मोस्टली डबल कोट्स को यूज़ किया जाता है अगर आपको एक लाइन लिखनी है, राइट, एक सेंटेंस लिखना है। सिंगल कोट को यूज़ किया जाता है जब आपको एक सिंगल ही वर्ड लिखना है। बट आप दोनों को एज अ लाइन पर्पस के लिए लिख सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड वे होता है डिफाइन करने का। अगर आपके पास एक सिंगल वर्ड है तो आप सिंगल कोट यूज़ कर लो, अगर आपके पास पूरी लाइन है, एक सेंटेंस है, तो डबल कोट यूज़ कर लो। अगर आपको एक पैराग्राफ लिखना है देन आप ट्रिपल कोट्स को यूज़ कर सकते हो, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हम मल्टीपल अगर आपको चीज़ें प्रिंट करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, पाइथन प्रिंट कर देते हैं। उसके बाद मेरे को कुछ और प्रिंट करना है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया आईट्रॉनिक सॉल्यूशंस, तो मेरे को वो प्रिंट करना है। उसके बाद मेरे को कुछ और प्रिंट करना है, तो लेट्स से मुझे अपना नेम प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे नेम प्रिंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये आप जो भी प्रिंट करना चाहते हो, आपको प्रिंट फंक्शन के अंदर जो भी लिखोगे वो एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रिंट मैसेज प्रिंट करवाना है तो हम उसके पीछे ये कोड लिखते हैं, ओके। अब नेक्स्ट, अगर मेरे को कोई चीज़ कमेंट करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ। इसी के साथ मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड ऑन कर लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ डेटा साइंस को, और यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं, लेट्स से मशीन लर्निंग को। तो मैंने अलग अलग लाइंस यहाँ पे लिख ली हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया पाइथन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आईट्रॉनिक सॉल्यूशंस, करण अरोड़ा। इसको रन करने के लिए शिफ्ट एंटर प्रेस करूँगा तो ये कोड रन हो जाएगा, या ऊपर आप यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक कर सकते हो तो आउटपुट आपको यहीं मिल जाएगी। चलो, अब ये हमने कमेंट करना है। जैसे मेरे को डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आईट्रॉनिक सॉल्यूशंस ये प्रिंट नहीं करना, तो मैं लेकिन चाहता हूँ कि कोड लिखा रहे। इन फ्यूचर अगर मेरे को कभी ज़रूरत पड़ जाए तो मैं उसको दोबारा प्रिंट कर सकूँ। तो आप उस लाइन के आगे क्या लगा दोगे, हैश। जिस लाइन के आगे आप ये हैश साइन यूज़ करोगे वहाँ पे वो क्या चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ कमेंट हो जाएगी। अब इसको रन करेंगे तो इन 3 लाइंस को वो इग्नोर करेगा, ठीक है। इन 3 लाइंस को वो इग्नोर करेगा, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा। आप यहाँ पे भी आगे कमेंट कर सकते हो, लाइक दिस इज़ अ प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। तो जहाँ से हैश स्टार्ट हुआ है उसके आगे वो सारी लाइन को इग्नोर करेगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले वाला प्रिंट हो जाएगा, उसके पहले वाला प्रिंट हो सकता है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हो, लाइक ये भी एक प्रिंट स्टेटमेंट है। तो आपको जैसा अच्छा लगता है आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। सो प्रिंट स्टेटमेंट हम ये जो हैश यूज़ करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट जो यूज़ करते हैं, ये हम अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमें ये चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएं, राइट। अब अगर मेरे को यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करना है तो इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट। अब जैसे मान लो कि मेरे पास 100 लाइंस हैं, तो 100 लाइंस के आगे मैं अगर हैश लगाऊंगा तो अगर मेरे को उसको कमेंट करना है तो बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कहाँ से आपको कमेंट स्टार्ट करना है तो आप ट्रिपल कोट यूज़ करो, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। तो यहाँ पे मेरे को एंड करना है, तो यहाँ से स्टार्ट कर दो और यहाँ पे एंड कर दो। तो आपको हर एक लाइन के आगे हैश लगाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिपल कोट यहाँ पे शुरू करेंगे, ट्रिपल कोट से यहाँ पे शुरू करेंगे। जैसे इसको रन करेंगे तो बीच वाला सारा जो है वो हमारा कमेंट में चला जाएगा। तो ये होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। अब नेक्स्ट चलते हैं कि पाइथन के अंदर अगर किसी वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करना है तो वो कैसे करेंगे। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स डेटा को स्टोर करते हैं, उसकी वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। तो जब भी आप कोई वेरिएबल्स के अंदर डेटा स्टोर करते हो वो एक मेमोरी एलोकेट कर लेता है। तो वो मेमोरी आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है जो कि आपकी रैम के अंदर आपकी स्पेस को यूटिलाइज़ करता है। तो जब भी वेरिएबल में डेटा साइन करेंगे वो एक मेमोरी एलोकेट करेगा और वो किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकता है, चाहे वो आपका इंटीजर हो, चाहे वो आपका डेसिमल्स में हो, चाहे आप कोई कैरेक्टर स्टोर कर रहे हो। तो किसी भी टाइप का डेटा आप वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हो। बहुत सारी डेटा टाइप्स हैं पाइथन के अंदर, नंबर्स हैं, लिस्ट है, टपल्स है, स्ट्रिंग है, डिक्शनरी है। ये सारी डेटा टाइप्स हैं जिसमें आप अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर करते हो। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए, उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 10। अब ए के अंदर क्या स्टोर हो गया, 10। यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं ए की वैल्यू को। अगर मैं देखो डबल कोट्स में ए लिखता हूँ तो ए एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो आप उसको बिना कोट्स के लिखोगे। यहाँ पे मैं कोई भी सिंगल डबल ट्रिपल कोट नहीं यूज़ करूँगा, सिर्फ ए लिखूँगा। तो ये क्या करेगा, उस ए की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब नेक्स्ट, अगर मैं बी के अंदर कोई पॉइंट में नंबर लिख दूँ, लेट्स से मैंने 3.13 लिख दिया। अब अगर प्रिंट करूँगा बी को तो यहाँ पे देखो बी की वैल्यू आ जाएगी 3.13। अगर मैं सी के अंदर कुछ कोट्स में लिख दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पाइथन लिख दिया,
अब अगर प्रिंट करूँगा यहाँ पे सी को, तो सी के अंदर वो पाइथन प्रिंट कर देगा। तो मतलब अगर मैं डायरेक्ट नंबर लिख रहा हूँ, ये मेरा नंबर है, ठीक है, इसको इंटीजर बोलते हैं। अगर मैंने कोई भी वैल्यू पॉइंट में लिखी है, उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू बोलते हैं, उसको फ्लोट बोलते हैं। अगर मैंने कोई भी डबल कोट, सिंगल कोट या ट्रिपल कोट में लिखा है, उसको हम पाइथन के अंदर स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने जो डेटा है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू लेट्स से सम फ्लोट वैल्यू, सी इक्वल टू लेट्स से यहाँ पे कोई स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तीनों असाइन कर दी। आप एक लाइन में भी तीनों को प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट ए, उसके बाद मैं कह रहा हूँ प्रिंट बी की वैल्यू, उसके बाद मैं कह रहा हूँ प्रिंट सी की वैल्यू। तो यहाँ पे ए, बी और सी की वैल्यू क्या है, प्रिंट हो जाएगी। आप अगर एक लाइन में तीनों को प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए हम कॉमा ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं कि पहले ए की वैल्यू प्रिंट हो जाए, फिर बी की वैल्यू प्रिंट हो जाए, फिर यहाँ पे सी की वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो पहले ए की वैल्यू आ जाएगी, फिर बी की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर आप चाहते हो इसके साथ कोई मैसेज भी देना चाहते हो तो आप वो भी दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कि वैल्यू ऑफ ए इज़, अभी ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। जो भी मैं डबल कोट्स में लिखता हूँ वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है, हो गया। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, ए की वैल्यू, तो हम क्या लिखेंगे, कॉमा डाल के ए लिख देंगे, तो यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब सिमिलरली मेरे को बी की वैल्यू चाहिए और सी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे वेरिएबल बी लिख देता हूँ, यहाँ पे सी लिख देता हूँ। अब इसको अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ ए इज़, ये एज इट इज़ जो मैंने लिखा है ये एज इट इज़ आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो वैल्यू चेंज हो गई है ए, बी और सी की। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं ताकि हमारी ये भी सेम लिखा आ जाए। तो ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है ये, सी की वैल्यू क्या है ये। आप इसको अगर एक लाइन में भी लिखना चाहते हो आप तो भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ वैल्यू ऑफ ए इज़, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कॉमा डाल के ए की वैल्यू आ जाए, फिर कॉमा डाल के जो मैं मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ वैल्यू ऑफ बी इज़, उसके बाद कॉमा बी की वैल्यू आ जाए, फिर मेरे को फिर से कोई मैसेज लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ वैल्यू ऑफ सी इज़, कॉमा उसके बाद सी की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इज़ 10, वैल्यू ऑफ बी इज़ 3.14 एंड वैल्यू ऑफ सी इज़ आइट्रॉनिक सॉल्यूशंस। अगर आप चाहते हो कि ये जो वैल्यू ऑफ बी आ रही है वो नेक्स्ट लाइन में चली जाए, कि मैं कहता हूँ ये वैल्यू ऑफ बी लिखने से पहले नेक्स्ट लाइन में चला जाए, तो उसके लिए हम /n यूज़ करते हैं। जहाँ पे मैं /n यूज़ करूँगा मतलब वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अब मैं ऐसे ही कहता हूँ कि जहाँ से ये सी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से भी क्या चला जाए, नेक्स्ट लाइन में चला जाए। तो जो हमने एक लाइन में लिखा होता उसको हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट लाइन में ले आए। इसके बाद क्या होता है कि हर एक प्रिंट स्टेटमेंट जब भी आप देखो यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो तो एक लाइन प्रिंट हुई, ये इस लाइन में आ गया, सेकंड लाइन में फिर प्रिंट किया वो सेकंड लाइन में आ रहा है, थर्ड लाइन में जब मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ की वो थर्ड लाइन में हो रहा है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हर प्रिंट स्टेटमेंट जो एंड होती है वो न्यू लाइन के साथ एंड होती है। इसके साथ आप लिखो एंड इक्वल टू /n, ये चीज़ आप लिखो या ना लिखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट हर पाइथन में ये अपने आप लिखी होती है। अगर मैं इसको रन करूँगा देखो आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एवरी प्रिंट स्टेटमेंट्स एंड विद अ न्यू लाइन, तो हर एक प्रिंट स्टेटमेंट जो एंड होती है वो न्यू लाइन के साथ एंड होती है। ये आप लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ऊपर हमने नहीं लिखा था तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अब लिख दिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका फ़ायदा क्या है, मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन से एंड ना हो, न्यू लाइन से एंड ना हो, ये स्पेस से एंड हो। तो आप देखोगे कि वैल्यू ऑफ ए इज़, ए के बाद क्या आ जाएगी मेरे पास, स्पेस। यहाँ पे ये देखो स्पेस आ गई। इसके बाद बी की प्रिंट करने के बाद यहाँ पे स्पेस आ गई। अब मैंने उसको नेक्स्ट लाइन से एंड नहीं किया, तो ऊपर हमने क्या किया था, जो एक लाइन में लिखा हो तो उसको अलग अलग लाइन में ले आए, यहाँ पे जो अलग अलग लाइन में लिखा हो तो उसको हम एक लाइन में ले आए। तो बहुत सारे वेज़ हैं इसको प्रिंट करवाने के, आपको जो अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि प्रिंट हो स्पेस @ स्पेस के साथ, यहाँ पे स्पेस डॉलर स्पेस के साथ, यहाँ पे लेट्स से किसी के साथ भी एंड ना हो। तो जैसे इसको मैं रन करूँगा यहाँ पे देखो स्पेस @ स्पेस के साथ एंड हो रहा है, ये स्पेस डॉलर स्पेस के साथ एंड हो रहा है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एंड स्टेटमेंट जो है वो आप दे सकते हो, राइट। तो ये सारे मेथड हैं कि यहाँ पे आप पाइथन को कैसे वेरिएबल्स को डेटा साइन कर सकते हो पाइथन के अंदर, एंड कैसे आप उनको प्रिंट कर सकते हो। तो होप ये चीज़ क्लियर होगी। अब नेक्स्ट हम करते हैं मल्टीपल असाइनमेंट। आप एक ही टाइम पे 3 वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हो। जैसे हमने पहले क्या किया था, a = 10, b = लेट्स से 23 एंड c = लेट्स से 34, 3, 4, 5। तो आप इनको एक लाइन में भी लिख सकते हो। जैसे आप लिखोगे a, b, c, इनकी वैल्यूज़ दे दो 10, 20, 30। तो अब क्या होगा, a में 10 आ जाएगा, b में 20 आ जाएगा और c में 30 आ जाएगा। तो पहली वैल्यू a में, दूसरी वैल्यू b में और तीसरी वैल्यू c में। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स के अंदर डेटा को असाइन कर सकते हैं। अगर मैंने लिख दिया कि a = b = c = 10, अब क्या होगा कि तीनों में सेम वैल्यू चली जाएगी, a में भी, b में भी और c में भी।
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो वैल्यू आपने एक बार वेरिएबल में पहले साइन कर दी उसमें वही वैल्यू रहेगी, आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ यहाँ आके मेरे को b की वैल्यू अब मेरे को स्ट्रिंग चाहिए, तो अब अगर मैं a, b, c प्रिंट करूँगा तो a और c में 10 रहेगा, लेकिन b में क्या आ जाएगा, हेलो। तो हम किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप को ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें किस वेरिएबल में कौन सा डेटा पड़ा है। अब जैसे a इक्वल टू मैंने 10 लिया, यहाँ पे प्रिंट किया मैंने a को, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसकी टाइप को प्रिंट करूँगा। प्रिंट के अंदर मैं क्या लिखूँगा, टाइप के साथ एक ब्रैकेट लगाऊंगा और उसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, a को। तो ये क्या बताएगा मेरे को, a की डेटा टाइप। तो ये क्या कह रहा है, ये क्लास इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो डेटा है वो किस में है, इंटीजर के अंदर। अब मैं a को क्या कर रहा हूँ, फ्लोट में लिख देता हूँ, लेट्स से 10.5। तो अब मेरे को a की डेटा टाइप क्या बताएगा कि ये क्लास फ्लोट को बिलोंग कर रहा है। अब मैं यहाँ पे a के अंदर क्या करता हूँ, कोई स्ट्रिंग लिख देता हूँ, लेट्स से मैंने हेलो लिख दिया, तो हेलो क्या हो जाएगी, वो मेरी एक स्ट्रिंग हो जाएगी। अब स्ट्रिंग के अंदर जरूरी नहीं कि यही कैरेक्टर्स ही आते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिया, लेकिन लिखा मैंने किस में है, कोट्स में है, ठीक है, तो ये नंबर भी क्या होगा, ये भी स्ट्रिंग कहलाएगा, ये नंबर नहीं आएगा। नंबर को कभी भी सिंगल कोट या डबल कोट या ट्रिपल कोट में नहीं लिखना, चाहे वो इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो। जिसको भी आपने सिंगल डबल ट्रिपल में लिख दिया वो स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रिंग में किसी भी तरह के हो सकते हैं, नंबर्स में हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप कास्टिंग। जैसे कि मेरे पास एक इंटीजर है 10 और एक मेरे पास इंटीजर है 20। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी लिखता हूँ, तो ये क्या रिजल्ट दे देगा मेरे को, 10 प्लस 20 30 दे देगा। अब यही चीज़ अगर मैं a इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर 10 लिखता हूँ और b को भी अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर लिखता हूँ, तो इससे क्या होगा, जब मैं यहाँ पे a प्लस बी करूँगा, इससे ये होगा कि मेरा जब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ऐड करते हैं वो क्या हो जाती है, वो कनकैटिनेट हो जाती है, मतलब वो दोनों आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। अगर इंटीजर होंगे तभी सम मिलेगा। अगर आपने इंटीजर आप नंबर एंटर किया, कोई भी नंबर एंटर किया, लेकिन उसकी डेटा टाइप इंटीजर नहीं है, अगर वो स्ट्रिंग है, अगर आप उसमें प्लस ऑपरेटर लगाओगे तो वो क्या करेगा, वो उनको कनकैटिनेट कर देगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, तो उसके लिए जैसे a के अंदर क्या पड़ा है 10, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, a की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करते हैं इसकी टाइप को। तो अभी ये किसके अंदर है, क्लास इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मेरे पास a यही चीज़ अब किस में आ जाए, इस तरह से आ जाए। अब यहाँ पे a को प्रिंट करेंगे एंड यहाँ पे इसकी टाइप को प्रिंट करेंगे। अब देखो देखने में दोनों सेम लगेंगे कि ये भी 10 या ऐसी प्रिंट हो रहा है, ये भी 10 ऐसी प्रिंट हो रहा है, लेकिन दोनों की डेटा टाइप अलग है। तो इनकी डेटा टाइप को चेंज कैसे किया जाता है, तो उसके लिए इंटीजर नाम का फंक्शन है, इसके अंदर आप क्या पास कर दोगे, अपने a को। a मेरा अभी किसके अंदर है, स्ट्रिंग के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं a में ही सेव कर लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे a को प्रिंट करूँगा, अब a की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेरी इंटीजर के अंदर। इंटीजर के अंदर यहाँ पे जो a है, ये वाला a है, ये वाला a मेरा स्ट्रिंग के अंदर था, लेकिन अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मेरा इंटीजर के अंदर। तो ऐसे ही हम किसी की भी डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम आगे और डिटेल में देखते हैं। अब हम देखते हैं कि यूज़र से अगर मेरे को इनपुट लेनी है, अभी तो हमने क्या किया, डायरेक्ट हमने वेरिएबल्स में जो डेटा लिखना था वो हमने लिख दिया, वो फिक्स हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र जो इनपुट करे, जो वो टाइप करे, वो वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास इनपुट नाम का फंक्शन है, इनपुट फंक्शन को कॉल करेंगे और जो भी मैं इनपुट दूंगा वो किस वेरिएबल में सेव हो जाए। लेट्स से n नाम का मैंने वेरिएबल लिया, अब n के अंदर मेरी क्या हो जाएगी, वैल्यू सेव हो जाएगी। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ n को, कि जो भी मैं यहाँ पे इनपुट करूँगा वो किस में सेव हो जाएगी, n में। फिर उसको प्रिंट भी कर लेंगे कि मैंने क्या टाइप किया है। अब इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है कि आप यहाँ पे क्या एंटर करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे 10 लिखा, तो जैसे ही मैंने 10 लिखा तो यहाँ पे देखो आउटपुट में क्या आ गया, 10। तो ये जो मैंने 10 लिखा वो 10 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि आपने क्या टाइप किया है, यू एंटर्ड दिस वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, तो देखो यू एंटर्ड हेलो आ गया। अब इसके साथ आप कोई मैसेज भी प्रिंट कर सकते हो। तो इनपुट के अंदर आप लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंटर एनी वैल्यू, कि आप कोई भी वैल्यू अगर प्रिंट करना चाहते हो तो पहले एक मैसेज आए, उसके साथ मेरा ब्लॉक बना आ जाए जिसके अंदर मैं वैल्यू टाइप करूं और वो वैल्यू किस में सेव हो जाए, एन के अंदर, और उस वैल्यू को नीचे हम प्रिंट कर लें। अब मैंने यहाँ पे लिखा गया एंटर एनी वैल्यू, मैंने यहाँ पे लिखा 10, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू प्रिंट करता हूँ, लेट से फ्लोट में लिखता हूँ, तो देखो फ्लोट वैल्यू भी प्रिंट हो रही है। अब अगर मैं यहाँ पे हेलो लिखता हूँ तो हेलो भी प्रिंट हो रहा है।
तो इसका मतलब है कि आप इनपुट फंक्शन के अंदर जो भी टाइप कर रहे हो वो सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, प्रिंट हो रही हैं। लेकिन हम इसकी डेटा टाइप भी चेक कर लेते हैं, क्या जिस तरह का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं क्या उसी तरह का डेटा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी टाइप को प्रिंट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा 10, तो यहाँ पे देखो एंटर एनी वैल्यू 10, यू एंटर 10। लेकिन अब ये किसको बिलोंग कर रहा है, स्ट्रिंग को। मैंने लिखा 10 है, लेकिन वो 10 स्टोर कैसे हो रहा है, एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्लोट में कोई वैल्यू लिख रहा हूँ, तो फ्लोट वाली वैल्यू भी एज अ क्या स्टोर हो रही है, एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो रही है। और अगर मैं यहाँ पे हेलो लिख रहा हूँ, तो हेलो तो है ही स्ट्रिंग है, तो वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है। तो हम इसको लिख लेते हैं, अगर मैं 10 लिखता हूँ तो भी ये स्ट्रिंग के अंदर है, और अगर मैं यहाँ पे फ्लोट में लिख रहा हूँ तो भी वो स्ट्रिंग है, और अगर मैं यहाँ पे हेलो लिख रहा हूँ तो भी वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो चाहे आप इंटीजर लिखो, चाहे आप स्ट्रिंग लिखो, चाहे आप फ्लोट लिखो, हर एक डेटा जो आप इनपुट फंक्शन से लोगे उसकी डेटा टाइप आपकी स्ट्रिंग रहने वाली है। अब इसका वही नुकसान होगा कि अगर आप दो नंबर्स इनपुट लेके उसका सम करते हो तो वो सम नहीं होगा, वो कनकैटिनेट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी डेटा टाइप को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेंज करते हैं डेटा टाइप। तो ये मेरे पास डेटा है, टाइप हमने प्रिंट कर ली। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी इनपुट आ रही है n में, n के अंदर, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो n को, और उसको n में क्या कर दो, अपडेट कर दो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब अगर मैं यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ 10, तो आप देखोगे इनपुट यहाँ पे 10 हुई। अभी ये वाला n जो है ये स्ट्रिंग के अंदर है, लेकिन ये जो स्ट्रिंग है ये अब इंटीजर में कन्वर्ट होगी। अब n मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें कोई फ्लोट वैल्यू पास कर दोगे तो फ्लोट वैल्यू कभी इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगी, वहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा, इनवैलिड लेटर फॉर इंटीजर विद द बेस 10। तो 10.34 को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, आपको एरर मिल जाएगा। अगर आपने हेलो लिख दिया, हेलो भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को भी इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब आपको इसमें इंटीजर ही पास करना पड़ेगा, जो भी आप इंटीजर लिखोगे अब आपको वो एज अ इंटीजर ही मिलने वाला है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे फ्लोट में चाहते हो तो आप इंटीजर की जगह यहाँ पे फ्लोट लिख दो, कि अब आप जो भी नंबर लिख रहे हो उसको वो फ्लोट में कन्वर्ट कर दे। ठीक है। अब इसको रन करेंगे, मैंने लिखा 10.54, तो 10.54 वैल्यू एंटर की। अब ये क्या मिल रही है मेरे को, एज अ फ्लोट। आप अगर इंटीजर लिख दोगे, इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता है, उसके पीछे 0.0 आ जाएगा, क्योंकि 10 और 10.0 में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। स्टिल अगर आप स्ट्रिंग लिख रहे हो तो भी ये एरर आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग फ्लोट में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। तो अगर फ्लोट में चाहिए तो हम यहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट कर लेंगे। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि डेटा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पे आप str लिख दो। str यूज़ होता है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर मैं यहाँ पे हेलो लिखता हूँ तो हेलो मेरा स्ट्रिंग में है। मतलब ये वाली चीज़ तो ऑप्शनल है, अगर हम इसको नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो किसके अंदर आ रहा है, स्ट्रिंग के अंदर ही आ रहा है। ठीक है। इसको हम शॉर्टकट वे में भी प्रिंट कर सकते हैं कि ये जो हमने इनपुट ली है हम इसको जैसे इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इंटीजर में किसको पास कर रहे हैं, n को। n किसकी इक्वल है, इनपुट की इक्वल। तो ये जो डायरेक्ट इनपुट वाली चीज़ है इसको भी तो हम यहाँ पे इसके अंदर लिख सकते हैं, तो हमारी एक लाइन और बच जाएगी। मतलब जो भी हम इनपुट ले रहे हैं यहाँ से उसको किस में कन्वर्ट कर दो, इंटीजर के अंदर। इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करके डायरेक्ट उसमें सेव कर दो। तो इससे क्या होगा, जो भी हम नंबर लेंगे वो डायरेक्ट इंटीजर में कन्वर्ट हो गया आएगा। अगर आपको जो भी नंबर फ्लोट में चाहिए तो आप यहाँ पे फ्लोट में लिख दोगे, और अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर चाहिए तो वैसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट फंक्शन है वो हमारा स्ट्रिंग के अंदर ही होता है, तो उसको डायरेक्ट हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है। तो ये है आपका इनपुट फंक्शन कि किस हिसाब से आप यूज़र से इनपुट लेते हो। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास कि हमने देखा कि अगर मैं प्रिंट फंक्शन यूज़ करता हूँ, मेरे को देखना है कैसे काम करता है। तो आप यहाँ पे शिफ्ट टैब प्रेस कर दो। तो जैसे आप शिफ्ट टैब प्रेस कर दोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि एंड किसके साथ हो रहा है, न्यू लाइन के साथ। और सेपरेटर क्या है बाय डिफ़ॉल्ट, आपका स्पेस। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a = 10, b = 20, c = 30, तो अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ तो क्या मेरी वैल्यू साइन होती है, नहीं। तो हमने कैसे किया था, a, b, c। तो ऐसे नहीं करना, a, b, c = यहाँ पे लिखेंगे 10, 20, 30। तो मेरी a के अंदर 10, b के अंदर 20 एंड c के अंदर 30 जो है वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये a और b को सेपरेट किसके साथ कर रहा है, स्पेस के साथ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मेरे को जो सेपरेटर है
बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पेस है, इसको लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप चाहते हो कि सेपरेटर स्पेस ना हो, सेपरेटर आ जाए कॉमा स्पेस, तो आप देखो अब ए बी और सी को सेपरेट किसके साथ कर रहा है, कॉमा स्पेस के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ बताने वाली थी। प्रिंट लिखा मैंने, यहाँ पे शिफ्ट टैब प्रेस किया तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो भी है वो प्रिंट होती है। उसके बाद सेपरेटर बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, स्पेस, और एंड किसके साथ हो रही है, न्यू लाइन के साथ। तो ये इन तीनों को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, दोनों को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ बताने वाली थी। अब नेक्स्ट पाइथन के अंदर 5 टाइप की डेटा टाइप्स हैं। पहली है नंबर। नंबर्स हम देख चुके हैं, जैसे कोई भी एक वेरिएबल है उसके अंदर मैंने एक नंबर लिखा यहाँ पे ए, और उसकी टाइप प्रिंट कर लेते हैं जो कि बता देगा कि ये इंटीजर के अंदर है, राइट। तो क्लास इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। अब अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ किसी वेरिएबल को, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिलीट, किसको कर दो, ए को। अब अगर मैं प्रिंट करूँगा ए को, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने ए को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, राइट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। तो अब स्ट्रिंग की कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होती है हमारे पास, स्ट्रिंग बेसिकली आप जो भी स्ट्रिंग के अंदर लिख रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैंने लिख दिया आईट्रॉनिक्स सॉल्यूशंस, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ एस को, तो मेरी पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो अभी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, पहले इतनी बड़ी स्ट्रिंग नहीं लेते, यहाँ पे हेलो ले लेते हैं। तो हेलो मेरा स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो चुका है। ये जो स्ट्रिंग में स्टोर हुआ है डेटा, आप इसमें से सिंगल कैरेक्टर को भी प्रिंट कर सकते हो। जैसे आपको सिर्फ एच को प्रिंट करना है, या सिर्फ ई को प्रिंट करना है, या एल को प्रिंट करना है, या इस वाले एल को या इस वाले ओ को, आप सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हो। तो ये कैसे स्टोर होते हैं, ये नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो एच जो पड़ा है ये 0 पे पड़ा है, ई 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे और ये 4 पे। अगर मैं लिखूँ कि डेटा किस में पड़ा है, स्ट्रिंग में, यहाँ पे आप एक स्क्वायर ब्रैकेट दोगे, इसमें आप बस नंबर पास कर दो। 0 पे क्या पड़ा है हमारा, एच, तो ये सिर्फ एच को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे हम एक बार सारे प्रिंट करके देख लेते हैं, 0 को भी, 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी एंड 4 को भी। तो यहाँ पे देखो एक एक करके हमने सारे प्रिंट कर लिए। तो अगर आप आगे से प्रिंट करते हो तो आप 0 से शुरू करोगे। अगर आपको पीछे से प्रिंट करना है तो ये आएगा -1, ये -2, ये -3, ये -4 एंड ये -5। तो -1 पे क्या पड़ा होगा मेरे पास, लास्ट में क्या पड़ा है स्ट्रिंग के ओ, ठीक है। -1 पे क्या पड़ा है हमारे पास ओ, तो यहाँ पे डबल ब्रैकेट होगी, एक ब्रैकेट कम करेंगे, -1 पे ओ, और -2 पे क्या पड़ा है एल, फिर -3 पे भी क्या पड़ा है अगेन एल, फिर -4 पे क्या पड़ा है ई, फिर -5 पे क्या पड़ा है एच। तो या तो आप आगे से प्रिंट कर सकते हो या पीछे से प्रिंट कर सकते हो, तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे हम रेंज पास कर सकते हैं। रेंज पास करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी स्ट्रिंग है, यहाँ पे इसको प्रिंट में लिखते हैं, मेरे को ई से लेके एल तक प्रिंट करना है, ठीक है, ये मेरे को प्रिंट करना है। अब या तो मैं लिखूँ कि प्रिंट कर दो स्ट्रिंग में इंडेक्स 1 को, कॉमा स्ट्रिंग के इंडेक्स 2 को, कॉमा और स्ट्रिंग के इंडेक्स 3 को, तो मेरा ई एल एल प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये जो बीच में क्या आ रही है, स्पेस भी आ रही है, इसको आप क्या करोगे, फिर आप बोलोगे सेपरेटर जो स्पेस है वो स्पेस हटा दो, तो आप ई एल एल से प्रिंट कर दोगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड है, तो इसमें आप कितने इंडेक्स लिखते जाओगे। तो यहाँ पे वो क्या बोलता है कि आप यहाँ पे रेंज पास कर सकते हो, आप मेरे को बता दो किस नंबर से स्टार्ट करना है, कॉलन किस नंबर से एंड करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एज अ सिंटेक्स ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपके लिए ईजी भी हो जाएगा कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है। अगर तो देखो आप कुछ भी मेंशन नहीं करते कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कॉलन कहाँ से एंड करना है, तो पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा एंड कहाँ पे हो रहा है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अगर मैं 4 लिखता हूँ यहाँ पे, तो देखो ये 4 को काउंट नहीं कर रहा, ये <4 है, मतलब 4 से एक वैल्यू कम तक चल रहा है। तो जो अपर बाउंड लिमिट होती है, जो भी आप वैल्यू लिखोगे उससे एक कम वैल्यू आएगी। तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 5, तो जाके वो कहाँ तक चलेगा, 4 तक, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 15 लिख देता हूँ तो एरर नहीं आएगा, जहाँ तक मैक्सिमम जिसकी वैल्यू है ये वहाँ तक प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे 5 ही लिखेंगे, तो ताकि हमारे पास पूरा प्रिंट हो जाए। अब मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना है, अब मेरे को पता लग गया कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है। तो ई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 से स्टार्ट करो, और एंड कहाँ पे करना है आपको, 1, 2, 3, 4 लिखूँगा तो 3 पे एंड होगा, तो ई एल एल प्रिंट हो जाएगा। तो रेदर देन इस तरह लिखने की बजाय हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। अगर मैंने 4 मेंशन नहीं किया तो 1 के बाद क्या आ जाएंगे, सारे प्रिंट हो जाएंगे।
अगर मैंने स्टार्टिंग वाला मेंशन नहीं किया तो स्टार्टिंग से लेके 4 तक सारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी ऑप्शन है कि हम कैसा भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बड़ी स्ट्रिंग लेता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया आईट्रॉनिक सॉल्यूशंस। अब अगर मेरे को पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो यहाँ पे एस लिख देंगे, और अगर मेरे को फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करनी है तो स्ट्रिंग के इंडेक्स 0 पे क्या पड़ा है आई, वो प्रिंट हो जाएगा। और अगर मेरे को लास्ट वैल्यू प्रिंट करनी है जो कि स्मॉल एस है तो मैं लिखूँगा -1। ऐसे ही अगर मेरे को रेंज पास करनी है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट स्ट्रिंग को कहाँ से लेके कहाँ तक, कुछ मेंशन नहीं करोगे तो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं बोलूँगा इंडेक्स 2 से स्टार्ट करना है और एंड तक जाना है तो ये आ जाएगा। अब मैं बोलूँ स्टार्टिंग से लेके इंडेक्स 5 तक प्रिंट कर दो तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। अब अगर मैं बोलूँ 2 से लेके 5 तक प्रिंट कर दो तो इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 एंड इंडेक्स 4। अब यहाँ पे ये जो 2 से लेके 5 लिख रहा हूँ तो 2 के बाद क्या आ रहा है 3, 3 के बाद क्या आ रहा है 4, मतलब वैल्यू किससे इंक्रीमेंट हो रही है 1 1 से, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक जा रहा हूँ तो 0 0 के बाद 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, और जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो आप कितने से करना चाहते हो, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करते हैं एज अ सिंटेक्स इसमें ऐड कर देते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाएगा। अब अगर आप इसमें कुछ मेंशन नहीं करते कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है और इंक्रीमेंट कितने का करना है तो पूरी प्रिंट हो जाएगी। अब बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट कहाँ से होता है 0 से, मतलब ये लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट एंड जहाँ तक वो चलना है वहाँ तक चलेगा। इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है 1 का, तो यहाँ पे एंड लेट्स से अगर मैंने लिख दिया 17 या 18, पहले 18 लिख के देखते हैं तो 18 से आ रहा है। और अगर मैं 17 लिखता हूँ 17 पे भी आ रहा है, 16 से एक वैल्यू कम हो रही है तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 17। तो 0 से लेके 17 तक पूरा प्रिंट हो रहा है। अब इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितने का हो रहा है 1 का। तो देखो 0 के बाद क्या आ रहा है 1, 1 के बाद क्या आ रहा है 2, 2 के बाद क्या आ रहा है 3, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब अगर मैं इंक्रीमेंट 1 की जगह 2 कर दूंगा तो ये क्या करेगा इंडेक्स 0, 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 10, 12, 14 एंड 16, तो इस हिसाब से आ रहा है। और अगर मैं 0 की जगह इसको क्या बोलूँगा 1 से स्टार्ट कर लो तो 1, 3, 5, 7 इस हिसाब से आएगा। देखो ITRONIX नीचे स्पेस SOLUTIONS, ऊपर हमारे सारे इवन वाले इंडेक्स हैं, नीचे सारे ऑड वाले इंडेक्स हैं। आप अपनी मर्ज़ी से भी चेंज कर सकते हो कि मेरे को 0 से 17 अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी ये एज इट इज़ ही प्रिंट करेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट नहीं चाहता, मैं यहाँ पे 5 का इंक्रीमेंट चाहता हूँ तो इंडेक्स 0, 0 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15। तो इस हिसाब से आप स्ट्रिंग्स को प्रिंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास लिस्ट। तो 3 टाइप के हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स हैं पाइथन के अंदर। पहली है लिस्ट, दूसरी है टपल्स और तीसरी आती है हमारे पास डिक्शनरी। लिस्ट को हम डिफ़ाइन करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, टपल्स को डिफ़ाइन करते हैं राउंड ब्रैकेट के अंदर और डिक्शनरी को डिफ़ाइन करते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप उसमें किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, चाहे वो आपका इंटीजर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे बुलियन हो। बुलियन का मतलब होता है जिसमें ट्रू फॉल्स करके आप स्टोर कर सकते हो। तो लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी ये 3 टाइप के हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर हैं जिसमें आप किसी भी टाइप का डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हो। तो पहले हम डिफ़ाइन करेंगे लिस्ट को। तो लिस्ट के अंदर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफ़ाइन करते हो, जैसे वेरिएबल हमने ABC लिए थे, इंटीजर, फ्लोट और ये स्ट्रिंग। एक वेरिएबल में आप क्या कर सकते हो, एक ही डेटा स्टोर कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल डेटा स्टोर करने हैं तो उसके लिए हम लिस्ट को यूज़ करते हैं, टपल्स को यूज़ करते हैं और डिक्शनरी को यूज़ करते हैं। जब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आपको स्टोर करनी हो तब हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो अभी मैंने लिस्ट के अंदर कुछ नहीं लिखा, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा ये खाली लिस्ट है तो यहाँ पे शो कर देगा कि आपकी खाली लिस्ट है। इसकी डेटा टाइप चेक करते हैं, यहाँ पे टाइप ऑफ लिस्ट प्रिंट करते हैं तो आपको दिखा देगा ये क्लास लिस्ट को बिलोंग कर रहा है। तो ये जो मेरी लिस्ट है ये एकदम खाली है। अब इसके अंदर कुछ डेटा स्टोर करते हैं। तो मैंने बोला आप किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हो, जैसे मैंने इंटीजर ले लिया, उसके बाद मैंने कोई फ्लोट वैल्यू ले ली, मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग ले ली, उसके बाद मैंने फिर से कुछ नंबर्स ले लिए, देन मैंने कुछ यहाँ पे अगेन स्ट्रिंग ले ली, देन कुछ फ्लोट वैल्यूज़ ले ली मैंने एंड कुछ नंबर्स ले लिए और लेट से कोई भी एक और स्ट्रिंग मैंने डिफ़ाइन कर दी। तो लिस्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। देखो इंटीजर है तो इंटीजर की तरह ही बिहेव कर रहा है, अगर स्ट्रिंग है तो वो एज अ स्ट्रिंग ही आ रही है। तो आप लिस्ट में किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हो।
इसमें भी जैसे हमने स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग करी थी, इसमें भी आप इंडेक्स वाइज उसको प्रिंट कर सकते हो। तो 10 कहाँ पे पड़ा है, 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे और ये 8 पे। इसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं। लिस्ट के इंडेक्स 0 पे क्या पड़ा है, 10, 1 पे क्या पड़ा है, 3.14, 2 पे क्या पड़ा है, आइट्रॉनिक्स, 3 पे क्या पड़ा है, 67, 4 पे क्या पड़ा है, 89। तो ऐसे एक एक करके आप सारा प्रिंट कर सकते हो। इसको भी हम पीछे से एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं -1 लिखता हूँ तो यहाँ पे करंट प्रिंट कर रहा है, -5 प्रिंट कर रहा हूँ, -5 पे 89 पड़ा है, क्योंकि -1, -2, -3, -4, -5। तो आप चाहे फ्रंट से प्रिंट कर लो या आप नेगेटिव इंडेक्सिंग करके भी प्रिंट कर सकते हो पीछे से। इसमें भी आप रेंज पास कर सकते हो कि पूरी लिस्ट चाहिए तो आप यहाँ पे रेंज पास कर दो तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। कहाँ से शुरू करना है, इंडेक्स 2 से लेके सारी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, स्टार्टिंग से लेके 5th इंडेक्स तक प्रिंट हो जाएगी। दोनों मेंशन कर दोगे तो दोनों आ जाएंगे, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे भी आप रेंज पास कर सकते हो कि लिस्ट को कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है। अगर कुछ मेंशन नहीं करोगे तो पूरा आ जाएगा। इवन इंडेक्स वाली प्रिंट कर दो, यहाँ पे ऑड इंडेक्स वाली प्रिंट कर दो तो ऑड को 1 से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि लिस्ट को स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरे को प्रिंट करना है तो उसके लिए हम ये कर लेते हैं। और मेरे को ये जो लास्ट में करंट लिखा है ये नहीं चाहिए, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, स्टार्टिंग से लेके -1। तो -1 का मतलब है कि यहाँ तक, तो जो मैं नंबर यहाँ पे लिखता हूँ उससे एक वैल्यू कम तक चलता है, तो यहाँ पे वो करंट को हटा देगा। अब अगर मैं लास्ट की 3 वैल्यूज़ प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं उसको क्या बोलूँगा कि तुम कहाँ से स्टार्ट करो, -3 से। -1 पे ये पड़ा है, -2 पे ये पड़ा है, -3 पे ये पड़ा है। तो -3 के बाद -2 के बाद -1। तो -3 से स्टार्ट करना है और एंड तक जाना है, क्योंकि इंक्रीमेंट क्या हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट +1 का हो रहा है। -3 में +1 ऐड करेंगे तो -2, -2 में +1 ऐड करेंगे तो -1, राइट। तो इस हिसाब से ये पूरा प्रिंट कर देगा। अगर आप चाहते हो कि लिस्ट को रिवर्स करना है, ठीक है, रिवर्स करने के लिए क्या बोलेंगे, -1 से शुरू करो। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, -1 से, और एंड तक जाना है। अब बाय डिफ़ॉल्ट +1 का इंक्रीमेंट है, मेरे को इसको कहाँ पे लेके आना है, -2 पे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, -1 की जो आपको अब डिक्रीमेंट करना है, अब आपको पीछे आना है। -1 में -1 ऐड करेंगे, -2, -3, -4 ऐसे आता जाएगा। तो अब इसको रन करेंगे, हमारी जो स्ट्रिंग है वो ये जो लिस्ट है हमारी रिवर्स हो जाएगी। ये चीज़ें आपकी स्ट्रिंग के अंदर भी एप्लीकेबल है, स्ट्रिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हो और लिस्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। अब सिमिलरली हमारे पास जो दूसरी डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज़ टपल्स। टपल्स को हम डिफाइन करते हैं राउंड ब्रैकेट के अंदर। तो अभी मैं इसको भी खाली रखता हूँ, इसके अंदर मैंने कोई डेटा डिफाइन नहीं किया है, और इसको भी प्रिंट करके देखते हैं। टाइप ऑफ टी, तो यहाँ पे आपको खाली टपल है और ये क्लास टपल को बिलोंग कर रहा है, राइट। अब इसमें भी हम सिमिलर डेटा ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं डेटा कॉपी कर लेता हूँ, बस इसकी ब्रैकेट्स चेंज करेंगे। तो जैसे मैंने टी ले लिया, ब्रैकेट्स ये डिफ़ाइन कर दी, उसके अंदर ये डेटा स्टोर कर दिया, टी को प्रिंट किया। तो यहाँ पे देखो, तो जैसे लिस्ट में डेटा प्रिंट हो रहा था, मैं यहाँ पे लिस्ट को भी प्रिंट करके दिखाता हूँ। देखो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क क्या आ रहा है, ब्रैकेट्स का फ़र्क क्या आ रहा है, ब्रैकेट्स का। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। लिस्ट में आप जो भी डेटा स्टोर करते हो आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे मेरे को 3.14 है, ये नहीं चाहिए, इसमें वैल्यू कोई और चाहिए, या 3.14 और आइट्रॉनिक्स के बीच में मेरे को कोई नई वैल्यू इंसर्ट करनी है, या ये वैल्यू डिलीट करनी है, पीछे कुछ ऐड करना है। आप कुछ भी अपेंड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। लिस्ट में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन टपल्स में आपने जो डेटा एक बार डिफाइन कर दिया आप उसको छेड़ नहीं सकते। ना आप उसको चेंज कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, ना अपडेट कर सकते हो, ना कुछ इंसर्ट कर सकते हो। तो उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशंस नहीं लगते। तो दोनों में यही डिफरेंस है। टपल्स रीड ओनली है और जो लिस्ट है वो रीड एंड राइट दोनों। तो लिस्ट आर द म्यूटेबल्स बट टपल्स आर नॉट। अब टपल्स को भी आप वैसे ही एक्सेस कर सकते हो कि टपल के इंडेक्स 0 पे क्या पड़ा है, टपल के लास्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा है। टपल के अंदर भी आप रेंज डिफाइन कर सकते हो, कहाँ से लेके कहाँ तक। उसके बाद भी इसमें भी आप सेम चीज़ें जो हमने लिस्ट में की हैं कि सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट किया, 5th इंडेक्स पे एंड किया, उसके बाद सेकंड से 5th तक प्रिंट कर दो। तो सिर्फ आपको अभी ब्रैकेट्स का फ़र्क पता लगेगा, लेकिन इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। लास्ट की 3 वैल्यूज़ प्रिंट कर दो, सब कुछ वैसे ही मिलेगा जैसे हमने लिस्ट में किया। द डिफरेंस ये हो जाएगा कि लिस्ट में आप चेंजेस कर सकते हो, टपल्स में चेंजेस नहीं कर सकते। इसका आगे जाके पूरा चैप्टर आएगा जिसके अंदर हम डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पाइथन के अंदर चीज़ें कैसे प्रिंट होती हैं, उसके बाद कैसे यूज़र से आप इनपुट ले सकते हो
और कैसे आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। आप डायरेक्ट वेरिएबल्स में डेटा स्टोर कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको मोर देन वन वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए हमारे पास लिस्ट है, टपल्स हैं, और थर्ड हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज़ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी को डिफाइन करते हैं कर्ली ब्रैकेट के साथ। अब अगर मैं डिक्शनरी को प्रिंट करूँगा, ये मेरी एम्प्टी डिक्शनरी है, इसकी टाइप प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे बता देगा कि आपकी डिक्शनरी है और यहाँ पे नीचे क्लास डिक्शनरी को बिलोंग कर रहा है। डिक्शनरी के अंदर जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो हम की वैल्यू पेयर के अंदर स्टोर करते हैं। मतलब यहाँ पे मैं कोई की डिफाइन करूँगा, कॉलन, यहाँ पे उस की वैल्यू होगी, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे सेकंड की, कॉलन, फिर यहाँ पे उसकी वैल्यू, कॉमा, फिर थर्ड की, फिर यहाँ पे कॉलन, फिर यहाँ पे उसकी वैल्यू। अब ये की वैल्यू पेयर क्या होती है उसको देखते हैं। तो इसको अभी एज अ सिंटेक्स यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो मैं डिक्शनरी डिफाइन कर रहा हूँ, की मैंने डिफाइन कर दी नेम। अब नेम के अंदर मेरे को क्या स्टोर करना है, वैल्यू, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूंगा। अब सेकंड मेरे को एज स्टोर करनी है, एज मेरी की, अब वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। थर्ड मेरे को यहाँ पे लेट से मार्क्स स्टोर करने हैं और यहाँ पे वैल्यू मेरी मार्क्स में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का डेटा स्टोर हो सकता है, जैसे एज इंटीजर में है, मार्क्स फ्लोट में है, नेम स्ट्रिंग के अंदर है। तो इस तरह से डिक्शनरी के अंदर डेटा डिफाइन हो जाता है। अब वहाँ पे हम क्या करते थे, ये इंडेक्स 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, इसमें ऐसे नहीं आएगा। इसमें आप एज अ इंडेक्स किसको पास करोगे, की को। क्या प्रिंट कर दो, डिक्शनरी के अंदर जो की नेम है उसका नेम प्रिंट कर दो, उसके बाद उसकी एज प्रिंट कर दो, उसके बाद मेरे को उसके मार्क्स प्रिंट कर दो। तो आप इस तरह से डिक्शनरी से डेटा फेच करोगे। तो ये थी हमारा आज का सेशन जिसके अंदर हमने पाइथन की इंट्रोडक्शन देखी, कैसे आप पाइथन को यूज़ कर सकते हो एंड कैसे हम कमेंट कर सकते हैं सिंगल लाइन, कैसे मल्टी लाइन कमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल्स के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हर प्रिंट स्टेटमेंट एंड होती है न्यू लाइन के साथ और सेपरेट होती है कॉमा के साथ। मल्टीपल एक ही साथ वेरिएबल्स को कैसे असाइन करना है, डेटा टाइप कैसे गेट करोगे, पता चल जाएगा किस वेरिएबल के अंदर कौन सा डेटा स्टोर है। आप एक डेटा को दूसरी डेटा टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यूज़र से आप कैसे इनपुट ले सकते हो, उसके बाद डेटा को चेंज कैसे कर सकते हैं वो हमने देख लिया। सिमिलरली उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि पाइथन के अंदर 5 स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स हैं, नंबर्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, लिस्ट हैं, टपल्स हैं और डिक्शनरी हैं। और ये जो लिस्ट, टपल और डिक्शनरी है इसके अंदर आप किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हो। आप मोर देन वन वैल्यू अगर आपको स्टोर करनी है तो आप आइदर लिस्ट यूज़ करोगे, टपल यूज़ करोगे, डिक्शनरी यूज़ करोगे। लिस्ट को हम फर्दर आगे जाके चेंज कर सकते हैं उसके डेटा को। टपल्स में जो डेटा डिफाइन हो गया वो आपको चेंज नहीं कर सकते। डिक्शनरी के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो की वैल्यू पेयर के अंदर स्टोर होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इसके बाद हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ ऑपरेटर्स, वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है हमारी, और ये इंट्रोडक्शन आगे जाके इसके कंप्लीट चैप्टर्स आएंगे। लिस्ट का पूरा चैप्टर है, स्ट्रिंग का पूरा चैप्टर है, टपल्स का पूरा चैप्टर है, डिक्शनरी का पूरा चैप्टर है। तो उसमें हम ये चीज़ें दोबारा से रिपीट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू पाइथन। नेक्स्ट के सेशन में हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू।